हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो रिसर्चर में। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग में इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इंग्लिश को हम कैसे यूज करते हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सारे टॉपिक पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो एकेडमिक राइटिंग इज अ स्पेशल वे रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स शेयर नॉलेज। एकेडमिक राइटिंग जैसा कि हम बोल चुके हैं एक खास तरीका होता है कि जो भी हमारे रिसर्चर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी उनके रिसर्चेज हो रही है वो आपस में नॉलेज एक दूसरे से शेयर करते हैं। ओके, इट नीड्स टू बी क्लियर, प्रिसाइज एंड फॉलो स्पेसिफिक रूल्स। तो जो एकेडमिक राइटिंग होती है ये बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर इसके वर्ड्स होने चाहिए, बहुत ही प्रिसाइज होने चाहिए, अननेसेसरी वर्ड इसमें यूज नहीं होना चाहिए, और कुछ इसके खास रूल होते हैं वो हमें देखने पड़ते हैं, वो इनका खास ख्याल रखना पड़ता है। तो फॉर पीपल हु डोंट स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, राइटिंग इंग्लिश कैन बी एन एक्स्ट्रा चैलेंजिंग। जिन लोगों की मदर टंग इंग्लिश नहीं है उनके लिए इंग्लिश में लिखना एक अलग से चैलेंज हो सकता है। उस बीच में हमें ध्यान देना चाहिए कि इंग्लिश जो उनकी मदर टंग नहीं है, जो जनरली डेली लाइफ में इंग्लिश उतना यूज नहीं करते हैं, उनके लिए इंग्लिश में लिखना एक एक्स्ट्रा चैलेंजिंग वर्क होता है रिसर्च लाइफ में। तो हमें उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल एक्सप्लोर व्हाई इंग्लिश इज सो इम्पोर्टेंट इन एकेडमिक राइटिंग एंड हाउ इट कैन हेल्प योर सक्सेस इन योर रिसर्च। इंग्लिश यूज करना हमारे लिए एकेडमिक राइटिंग में क्यों इतना जरूरी है और कैसे ये आप लोगों के लिए सक्सेसफुल होने में आपकी हेल्प कर सकता है, आपके रिसर्च को सक्सेसफुल होने में, वही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पॉइंट है कि व्हाई व्हाई इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ एकेडेमिया की रीजन। कुछ ऐसे क्या खास कारण है कि इंग्लिश हमारी जो है वो एकेडेमिया की एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ठीक है, जो एकेडमिक लाइफ है उसकी ग्लोबल जो लैंग्वेज है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो यूज की जाती है वो इंग्लिश ही है। क्यों? ग्लोबल कम्युनिकेशन। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंग्लिश कनेक्ट्स रिसर्चर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इंग्लिश है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के जो भी रिसर्चर्स हैं उनको कनेक्ट करती है, एंड इट अलाउज पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज टू शेयर आइडिया इजिली। और ये कनेक्ट होने की वजह से जो आइडिया शेयर होते हैं एक दूसरे कंट्रीज के बीच में, उनके रिसर्चर्स के बीच में, वो काफ़ी इजीली हो जाते हैं। वाई मोस्ट एकेडमिक जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंसेज यूज इंग्लिश। इसलिए जितनी भी आप जर्नल देखें एकेडमिक राइटिंग की और जितने भी कॉन्फ्रेंसेज होते हैं वो सब इंग्लिश यूज करते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है कि क्लियर एंड प्रोफेशनल राइटिंग। तो जो एकेडमिक राइटिंग होती है इट नीड्स टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स आइडियाज इन सिंपल एंड क्लियर वे। जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं उनको बहुत ही सिंपल तरीके में प्रेजेंट करना, बहुत ही क्लियर वे में प्रेजेंट करना, यही एकेडमिक राइटिंग की बहुत ही खूबसूरती होती है और यही एकेडमिक राइटिंग में करना पड़ता है। दैट इंग्लिश प्रोवाइड्स द वोकेबलरी एंड स्टाइल नीडेड टू मीट दिस स्टैंडर्ड्स। और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आइडिया को बहुत ही आप सिंपलर वे में, बहुत ही कॉन्साइज वे में और क्लियर टेक्स्ट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो दूसरे पर्सन को जो कि दूसरी कंट्री का है। ओके, थर्ड पॉइंट है रिसर्च विजिबिलिटी। राइटिंग इन इंग्लिश मेक्स योर रिसर्च मोर लाइकली टू बी read एंड cited बाय अदर्स। आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो ये सबसे ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग उसको पढ़ते हैं, उसको साइट करते हैं, उस रिसर्च को जो कि आपने किया हुआ है, जो कुछ आपने लिखा हुआ है, एंड इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल एकेडमिक डिस्कशन। और आपके जो भी एकेडमिक डिस्कशन हो रहे हैं, जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर जो भी डिस्कशन हो रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो ग्लोबली आप किसी भी एकेडमिक डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। ओके, बात करते हैं कोर प्रिंसिपल्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। जो एकेडमिक राइटिंग के कुछ खास प्रिंसिपल होते हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहली चीज है कि सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी। आपका जो एकेडमिक राइटिंग होनी चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इट यूज सिंपल सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स आइडियाज। जितना ही आप सिंपल से सिंपल सेंटेंस यूज कर सकें वही आपकी एकेडमिक राइटिंग को और ज्यादा इंपैक्टफुल बनाता है। अवॉइड यूजिंग टू मेनी टेक्निकल वर्ड्स और jargons अनलेस नेसेसरी। जब तक जरूरी ना हो बेकार के जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं और बेकार के जो ऑर्नामेंटल वर्ड्स होते हैं वो यूज नहीं किए जा सकते हैं। एंड मेक श्योर योर राइटिंग फ्लोज लॉजिकली फ्रॉम वन आइडिया टू द नेक्स्ट। जैसे जैसे आप एकेडमिक राइटिंग करते जाते हो तो जो उसके जो सेक्शंस होते हैं, उसके जो आइडियाज होते हैं वो कनेक्ट होते जाते हैं एक फ्लो में, एक जो उसका फ्लो है।
ठीक है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है एकेडमिक राइटिंग में। ठीक है, दूसरी चीज है आपका लैंग्वेज प्रिसीजन। ठीक है, मैच द सब्जेक्ट्स एंड वर्ब करेक्टली इन सेंटेंसेस। जो आपके सब्जेक्ट है और उसके जो वर्ब्स हैं उसको करेक्टली आपको मैच कराना पड़ता है। जैसे कि द टीम इज, द टीम आर, यहाँ पर जो फर्क हो रहा है इस और आर का, वो आपको खास ख्याल रखना पड़ता है, कहाँ सही है कहाँ गलत है, वो चीज आपको खास ख्याल रखना पड़ती है। दूसरी चीज है कि यूज एक्टिव वॉइस व्हेन एक्सप्लेनिंग योर एक्शन। आप जब भी अपने किसी काम को एक्सप्लेन कर रहे हो तो हमेशा एक्टिव वॉइस यूज करें। जैसे कि वी कंडक्टेड द स्टडी, हमने ये स्टडी कंडक्ट की। यूज पैसिव वॉइस फॉर जनरल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं उनके लिए हम पैसिव वॉइस, जैसे द स्टडी वॉज कंडक्टेड। ठीक है, तो ये जो एक्टिव अपने एक्शंस के लिए आप हमेशा एक्टिव वॉइस यूज करते हैं। इसके अलावा बी केयरफुल विद स्मॉल वर्ड्स लाइक ए एंड द। ये सब जो चीजें हैं ना, ये काफी ज्यादा लगती तो है कि इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट दे कैन चेंज द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। इनसे एक सेंटेंस की पूरी मीनिंग जो होती है वो बदल जाती है, तो इनका खास ख्याल रखना पड़ता है। बात करते हैं स्पेशल चैलेंजेस फॉर नॉन नेटिव स्पीकर्स। ऐसे लोगों के लिए जो कि इंग्लिश स्पीकिंग, जिनका एक नेटिव लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, व्हाट मेक इट डिफिकल्ट। प्रॉब्लम क्या आती है कि लर्निंग इंग्लिश हैज अ सेकंड लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग योर फर्स्ट लैंग्वेज। एक सेकंड लैंग्वेज को लर्न करना थोड़ा दिक्कत वाला काम होता है। कैसे? इन योर फर्स्ट लैंग्वेज यू लर्न टू लिसन एंड स्पीक बिफोर राइटिंग। जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें आप क्या बोलते हैं, पहले आपको बोलना सिखाया जाता है, फिर आपको सुनना, बोलना, तब लिखना सिखाया जाता है। ये चीज होती है जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जो आपकी मदर टंग होती है। लेकिन इंग्लिश के साथ क्या है, इसका ठीक उल्टा होता है। सबसे पहले आपको लिखना सिखाया जाएगा, फिर बोलना सिखाया जाएगा, एंड फिट कैन मेक इट हार्डर टू एक्सप्रेस आइडियाज नेचुरली। तो जो आइडियाज होते हैं नेचुरली एक्सप्रेशन के, वो थोड़े दिक्कत करते हैं इसमें। ठीक है, ठीक, ओके। इसके अलावा है कल्चरल डिफरेंस अफेक्ट हाउ पीपल ऑर्गेनाइज आइडियाज इन राइटिंग। कभी कभी जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं कि किसके बाद क्या लिखना होता है, तो अलग अलग कॉन्टिनेंटल के, अलग अलग कंट्रीज के कुछ अपने कल्चरल डिफरेंसेस होने की वजह से चीजों को ऑर्गेनाइज करना थोड़ा दिक्कत वाला काम होता है, वो उनको अलग से सीखना पड़ता है। हाउ टू इम्प्रूव, कैसे इंप्रूव करें अपने आप को, तो है इमर्स योरसेल्फ इन इंग्लिश। अपने आप को इंग्लिश में एकदम पूरी तरह से सोचना, पढ़ना, लिखना सब कुछ आपको इंग्लिश में करना होगा। तो क्या करना होगा, रीड रिसर्च पेपर्स, बुक्स एंड आर्टिकल्स रिटन इन इंग्लिश। आपको वो सारी चीजें पढ़नी होंगी, वो आर्टिकल्स, वो किताबें, वो रिसर्च पेपर, रिव्यू आर्टिकल्स, वो सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स पढ़ने होंगे जो कि इंग्लिश में लिखे होते हैं। एंड वॉच एकेडमिक प्रेजेंटेशंस एंड लिसन टू पॉडकास्ट इन इंग्लिश। उन सारे जो एकेडमिक प्रेजेंटेशंस हो रही हैं उनको देखना होता है, और उनको जो इंग्लिश में पॉडकास्ट हो रहे हैं उनको ध्यान से आपको देखना होता है, सुनना होता है। इसके अलावा राइट डायरेक्टली इन इंग्लिश। कभी कभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, तब उसे इंग्लिश में लिखते हैं। यही इंग्लिश स्पीकर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। नहीं, आपको ट्रांसलेशन की जरूरत को मीडिएटर नहीं बनाना है, ट्रांसलेशन की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए, आपको डायरेक्टली आपको लिखना होगा। ओके, जो भी कुछ आप सोच रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में ही सोचना शुरू कर देते हैं तो ये उतना आपके लिए चैलेंजिंग वाला नहीं रह जाएगा टास्क, आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। एंड प्रैक्टिस बाय राइटिंग समराइज और शॉर्ट एसेज इन इंग्लिश। जो शॉर्ट समरी होती है, जो समरी होती है किसी रिसर्च पेपर की, उसको इंग्लिश में लिखना, शॉर्ट एसे किसी आर्टिकल पर लिखना, अगर आप इंग्लिश में शुरू कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ओके, बात करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग के कुछ क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला है पंक्चुएशन रूल। पंक्चुएशन आपको कैसे यूज करना है, सबसे पहला है कॉमा। कॉमा को कहाँ यूज करें, यूज देम इन लिस्ट एंड टू सेपरेट आइडिया। आइडियाज को सेपरेट करने के लिए इन लिस्ट में हम कॉमा यूज करते हैं। इसके अलावा है सेमीकोलन। सेमीकोलन कहाँ यूज करते हैं, जो रिलेटेड सेंटेंसेज हैं, तो ठीक है, उनको लिंक करने में हम सेमीकोलन यूज करते हैं। एंड कॉलम्स, यूज देम टू इंट्रोड्यूस लिस्ट और एक्सप्लेनेशंस। कुछ एक्सप्लेनेशंस को, कुछ लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कॉलन यूज करते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ अ रिसर्च पेपर। एक रिसर्च पेपर का क्या स्ट्रक्चर होता है वो हमें देखना चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी अपने वीडियोस में इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं कि जो आपका टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए वो आपका शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एंड इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। ओके, इंट्रोडक्शन आपका कैसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, इट एक्सप्लेन्स द प्रॉब्लम यू आर एड्रेसिंग एंड व्हाई इट मैटर्स।
आपको ये बताना होगा कि आप आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में दिखानी होंगी। जो मेथड्स एंड रिजल्ट्स हैं, ठीक है, क्लियरली शो व्हाट यू डिड एंड व्हाट यू फाउंड। आपने क्या किया, मेथड, आपको क्या मिला, रिजल्ट। ठीक है, वो आपको क्लियरली शो करना होता है उसी एक्यूरेसी और उसी कंसाइज वे में। ओके, एंड रिजल्ट एंड डिस्कशंस एंड कंक्लूजन्स। ठीक है, तो डिस्कशंस क्या होते हैं, कंक्लूजन क्या होते हैं, टू एक्सप्लेन व्हाट यू फाइंडिंग मीन एंड सजेस्ट नेक्स्ट स्टेप्स। आपके जितने भी फाइंडिंग जो भी आपको रिजल्ट मिले उसका क्या मतलब है, उससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला। ठीक है, वो आपको कंक्लूजन और डिस्कशन में दिखाना होगा। उसके अलावा आप उसका अगला स्टेप क्या हो सकता है कि इस रिसर्च को और आगे कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है, ये चीजें आपको दिखानी होती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिस फॉर राइटिंग। राइटिंग के लिए बेस्ट प्रैक्टिस कैसे हो सकती है, क्या हो सकती है। तो सबसे पहला है ऑर्गेनाइज योर राइटिंग प्रोसेस। आप जो राइटिंग प्रोसेस कर रहे हो, जो लिख रहे हो, उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करो। कैसे? स्टार्ट विथ रिसर्च एंड मेक एन आउटलाइन ऑफ योर पेपर। आप जो भी रिसर्च कर रहे हो उसी के साथ राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट करो और साथ ही साथ एक आउटलाइन बना लो अपने पेपर की। राइट वन सेंटेंस एट अ टाइम एंड डोंट वरी अबाउट मेकिंग इट परफेक्ट ऑन द फर्स्ट ट्राई। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जब भी लिख रहे होते हैं, एक लाइन लिखते हैं, उसको परफेक्ट बनाने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, आपको जो सेंटेंस लिखना है उसको ध्यान देना है कि आपने जो भी मैसेज उस सेंटेंस में देना चाहा है वो क्लियर है, कॉन्साइज वे में है, सिंपलर वर्ड्स में है, तो वो परफेक्ट है। इसके अलावा रिवाइज एंड इम्प्रूव योर राइटिंग बिफोर सबमिटिंग। सबमिशन से पहले आपको रिवाइज करना है, आपको इम्प्रूव करना है जो भी आपके टेक्स्ट हैं, जो पैराग्राफ हैं उनको। कहीं उनमें ग्रामर मिस्टेक नहीं है, कहीं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कुछ ऑर्नामेंटल वर्ड्स तो उसमें नहीं है। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको देखना है, उसको इम्प्रूव करना है। इसके अलावा है रिव्यू योर ग्रामर एंड स्पेलिंग। यह है क्वालिटी चेकिंग में। मेक श्योर योर आइडियाज आर क्लियर एंड इजी टू फॉलो। आपको ये ध्यान देना हो कि जो आपके आइडियाज हैं वो काफ़ी क्लियर हैं और फॉलो करने में काफ़ी इजी हैं और जो दूसरों के भी पढ़ने के लायक हैं। फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द जर्नल और ऑर्गेनाइजेशन यू आर राइटिंग फॉर। आप जिस जर्नल के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिख रहे हैं उसके गाइडलाइंस को फॉलो करिए। ये सबसे ज़रूरी होता है कि लिखने से पहले जब भी आप लिखने बैठिए तो एक आउटलाइन, एक सबसे पहले 2-3 पेपर्स को अपने दिमाग में टारगेट करके चलिए और उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करिए। उससे आप काफ़ी अच्छा लिख लेंगे अपने रिसर्च पेपर को या फिर साइंटिफिक आर्टिकल को। गेट फीडबैक। हमेशा फीडबैक लीजिए। किससे? आस्क पीयर्स और मेंटर्स टू रिव्यू योर वर्क। अपने वर्क जो भी आपने लिखा हुआ है तो अपने पेयर्स को, अपने मेंटर्स को, जो भी आपके सुपरवाइजर्स हैं, जो भी आपके सीनियर्स हैं, ओके, उनको दिखाइए, उनसे फीडबैक लीजिए एंड यूज देयर फीडबैक टू इम्प्रूव योर राइटिंग। राइटिंग में अपने फीडबैक, उनकी फीडबैक को यूज करिए और इम्प्रूव करिए उस अपने राइटिंग को। ओके, बात करते हैं कंक्लूजन। Academic writing in English is important because it helps you to share your research with a global audience. इंग्लिश इसलिए जरूरी है एकेडमिक राइटिंग में क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके ऑडियंस को ग्लोबली, जितने भी आपके ऑडियंस हैं उनसे आपको कनेक्ट करती है और अपने आइडियाज़ को, अपने नॉलेज को शेयर करने में हेल्प करती है। ओके, फोकस ऑन राइटिंग क्लियरली। आप क्लियर लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लिखिए क्योंकि उसके लिए आपको ऑर्नामेंटल वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। आप क्लियर लिखिए। प्रैक्टिसिंग रेगुलरली एंड इम्प्रूविंग थ्रू फीडबैक। ये काम आपको करना है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है कुछ ना कुछ लिखने का। डेली आप केवल एक पैराग्राफ लिखिए, लेकिन लिखिए और अपने जो भी आपने लिखा है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए अपने फीडबैक लेकर के दूसरों से, अपने पीयर्स से, अपने मेंटर से, अपने सुपरवाइजर से, सीनियर्स से। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, बाई मास्टरिंग इंग्लिश एकेडमिक राइटिंग यू कैन इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ योर वर्क एंड पार्टिसिपेट इन ग्लोबल डिस्कशंस। जब भी आप एकेडमिक राइटिंग करते हैं तो अगर जो आपकी इंग्लिश में एकेडमिक राइटिंग होती है, अगर आपने उसमें मास्टरिंग कर ली तो इससे आपका न सिर्फ वर्क काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है बल्कि जो ग्लोबल डिस्कशन हो रहे हैं इंग्लिश में उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाते हो और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंग्लिश आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा कंपलसरी है अगर आप एकेडमिक फील्ड में रहते हो, एकेडमिक लाइन में रहते हो। ठीक है, साइंटिफिक राइटिंग या फिर एकेडमिक राइटिंग कर रहे हो तो इंग्लिश की नॉलेज आपके लिए होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।